हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता ही है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं हम। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम सुनेंगे तो आपको दो वर्ड याद आएंगे, एक तो हेनरी फ्योल और एक F.W. टेलर। तो हम पहले हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स यूनिवर्सल नेचर मतलब क्या हुआ कि हर जगह अप्लाई होता है, एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत होती है। Principles of management are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? वो एक जनरल गाइडलाइंस है, वो आपको गाइड करती हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको कैसे करना चाहिए। फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, और मैनेजर्स का बिहेवियर कैसे होना चाहिए। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप देख लेना। अब हम कर रहे हैं फीचर्स। मैंने आपको पहले भी बोला है कि फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पता हो तो उसके लिए आप फीचर्स कर लीजिए। अपने आप उसकी डेफिनेशन वगैरह सब अपने आप बना पाएंगे। फीचर्स, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जो सब जगह अप्लाई होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सब जगह अप्लाई होगा, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जनरल गाइडलाइंस, इसमें क्या होता है? इसमें आपको जनरल गाइडलाइंस मिलती है कि आपको किसी सिचुएशन में कैसे करना चाहिए, किसी सिचुएशन में कैसे करना चाहिए। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे, उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा यस ये प्रिंसिपल अप्लाई करने से हमारा ये फायदा हुआ है, हमें ऐसे करना चाहिए। तो ये एक टाइप की प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट है। आप जितना अप्लाई करते जाओगे उतना आपको रिजल्ट आता जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? वो फ्लेक्सिबल्स हैं। मतलब अगर कोई ओल्ड प्रिंसिपल है वो बदला जा सकता है, और न्यू प्रिंसिपल उसके अंदर नया हम ला सकते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियरल। ये जो प्रिंसिपल है वो बिहेवियर को देखकर होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बिहेवियर को चेक करते हैं, फिर उसके बाद ये अप्लाई होता है। ये बिहेवियर को शो करता है आपका कि आप कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, ये तो आपको पता ही होगा, साइंस में हमेशा ही वर्ड यूज होता है कॉज एंड इफेक्ट। आप जो भी प्रिंसिपल आप जो भी पुट करोगे उसके बाद जो इफेक्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। प्रिंसिपल्स वही बताते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में आप कोऑर्डिनेशन होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लाइक वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बन जाएगा। कंटिजेंट, कंटिजेंट का क्या मतलब हुआ? दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। ऐसा नहीं है कि हर एक सिचुएशन में चल जाएगा, हर एक सिचुएशन में सेम अप्लाई होगा, नहीं। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपने हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हम एक को फॉलो कर रहे हैं तो वो वही रहेगा। अभी हमने क्या, ओल्ड को हटाया जाता है, न्यू को ला सकते हैं हम, बिल्कुल सेम वही है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होती। हम जब अगर हमें किसी चीज की डेफिनेशन पता है, किसी के फीचर्स पता है, तो हम उसको अपने आप बना सकते हैं। उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। जब अगर तुम्हें पता है कि ये चीज है, हम इनमें से एक चूज करनी है, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो कि हमें ये करना है। इसी तरह मैनेजर को पता है कि हमें ये 10 चीजों में पता है कि हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उनमें से कोई भी एक अप्लाई कर देगा अपने हिसाब से अपने। तो इसका मतलब वो मैनेजर को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? वो हमें बताते हैं कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे इफेक्टिव बनाए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस कैसे होते हैं इसके अंदर? जैसे हमें पता है साइंस में जो हम पुट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है, वैसे ही यहाँ है। जैसे हम अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे वैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स,
जब भी कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे करना चाहिए। तो ये हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हेल्प करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं, कोई गलत गाइडलाइन तो देंगे नहीं। तो प्रिंसिपल्स हमें हमेशा सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही गाइडलाइंस दी जाती हैं। जब आप प्रिंसिपल्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा यस ये हमें सोसाइटीज को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, तो इसीलिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च जो हम पढ़ रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है, हम एजुकेशन ले रहे हैं ना कि हमें प्रिंसिपल्स ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। इसी के अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो वो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। हाँ जी बच्चों, तो अब हम आ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स पर। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स आपको स्टार्टिंग पहले ही पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 प्रिंसिपल्स होते हैं हेनरी फ्योल के द्वारा जो दिए गए हैं। अब हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल्स हैं किसने दिए हैं, हेनरी फ्योल है, उन्होंने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स। और इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1841 टू 1925। क्योंकि वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एमसीक्यू के वे से हमें सब कुछ ध्यान में रख के चलना चाहिए। इनकी जो बुक थी वो कौन सी है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने अपनी इस बुक में एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, इन्होंने डिफरेंस बताया है किसके बारे में, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। और मेन इन्होंने 2 चीजों पर फोकस किया है। इनका जो मेन पॉइंट था 2 चीजों पर था। फर्स्टली पहला क्या पॉइंट था इनका कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सजेस्टिव होने चाहिए, मतलब आपको सजेशन दे, और इतने लॉन्ग नहीं होने चाहिए, ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, और वो सजेस्टिव होने चाहिए। और सेकंड उन्होंने क्या बोला है, शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड, मतलब वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिसको में आप चेंज कर सकते हो। वो ऐसे नहीं हो कि ऐसे बना दिया तो बना दिया, मतलब आप चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर। हम प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क साफ नाम से ही पता चल रहा है, काम का बंटवारा करना है हमें इसके अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, सभी को उसके अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता है। कुछ काम किसी को दिया जाएगा, कुछ काम किसी को दिया जाएगा। तो एक काम के लिए जो एक काम बार बार एक आदमी को दिया जा रहा है तो उससे क्या फायदा होगा, उससे हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। अगर कोई बंदा एक काम हर बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक सब्जी है वो बार बार बना रहा है, तो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वही सब्जी बनेगी जैसी वो हर बार बना रहा है। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन जैसे सब्जी में प्राप्त हो जाता है, वैसे ही डिवीजन ऑफ वर्क में भी जो काम उसको प्रोवाइड किया गया है उसको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आ जाता है। अब इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट्स हैं। कभी भी आप देखना हर चीज के 2 इफेक्ट हमेशा ही होते हैं, या पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स। पॉजिटिव अगर नहीं भी हैं तो आप उसको निकालो। कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके वायलेटिंग इफेक्ट क्या है, तो आप उसको डीपली जितना डीपली सोच सकते हैं आप उतना डीपली सोचिए और उसके अंदर से निकालिए। इससे आपकी मेंटल पावर बढ़ेगी और आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी, आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट, अभी मैंने सबसे पहले एक मेन पॉजिटिव इफेक्ट तो बताया कि स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। एक ही बंदा एक काम को बार बार करेगा, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज का वेस्ट कम होगा, उसको एफिशिएंसी मिलेगी वर्कर्स को। नेक्स्ट वायलेटिंग इफेक्ट। अब जब इतने फायदे हैं तो इसका वायलेटिंग इफेक्ट क्या है बताइए मुझे, सोचिए। जब आप एक ही काम करते रहते हैं तो क्या आप बोर नहीं हो जाते? बिल्कुल वैसे ही अगर किसी को आप एक ही काम दे रहे हो, बाद में वो सोचेगा अरे चलिए थोड़ा, फिर वो ढीला पड़ जाता है। तो फिर इसीलिए उसको बीच में हमें क्या कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज कर देना चाहिए। आप एक ही सब्जी हर रोज बनाए जा रहे हो, एक्चुअली आप तो इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि क्या मैं एक ही सब्जी डेली बना लूं, नो। तो इसीलिए जहां पॉजिटिव इफेक्ट्स इतने सारे हैं, स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, नो प्रॉब्लम। तो थोड़े टाइम के लिए आप स्पेशलाइजेशन ले लीजिए, फिर उसके बाद चेंज करने के लिए उसको आप थोड़ा बहुत काम चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स विल बी रिड्यूस्ड, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये इसका एक वायलेटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट वन इज
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो वर्ड आपके हमेशा ही इकट्ठे चलेंगे। अगर आप किसी को काम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने किसी को काम प्रोवाइड किया है तो उसको अथॉरिटी भी दो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं तो आपको उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, और अगर अथॉरिटी दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। ये दोनों वर्ड आपस में बहुत कनेक्ट करते हैं। विदाउट अथॉरिटी देयर इज नो मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपने किसी को अथॉरिटी ही नहीं दी तो आप उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मांग सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया जब उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी? एंड विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज नो मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। जब आप किसी से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो उस अथॉरिटी का भी क्या फायदा है? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों वर्ड आपस में कनेक्ट होकर चलते हैं। इसी तरह अथॉरिटी होनी चाहिए, और अथॉरिटी प्रोवाइड करने के साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। अब इसके भी पॉजिटिव इफेक्ट है और वायलेटिंग इफेक्ट है। अब बच्चों, ये पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट ये सभी तो आपको खुद करने पड़ेंगे। आप देखना, हर चीज के लिए अपना माइंड लगाना कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे और नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। आप सोच ही सकते हैं, अगर किसी को अथॉरिटी मिल जाए और किसी को आप अगर रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट बनते हैं और क्या वायलेटिंग इफेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? आप कभी क्लासरूम में होते हैं अपने, तो जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं बैठेंगे, डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे, तो क्या आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सेम ऑर्गेनाइजेशन में होता है। हर चीज डिसिप्लिन में होनी चाहिए, हर चीज मैनरफुल होनी चाहिए। तभी आप एक दूसरे का, अपनी सुपीरियर्स की ऑर्डर को फॉलो करना, उस बॉर्डिनेट्स को हेल्प करना, ये सब चीज होनी चाहिए। तभी आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए अब मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ इसकी। DAD, डैड। पहला वर्ड हो गया आपका डैड, इसीलिए कैसे करना है आपको लर्न। डैड, DAD, डैड। फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स आपको याद हो जाने चाहिए। D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड D इज डिसिप्लिन। आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद कर पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट जो बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं अभी की वीडियो के लिए 3 प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ आपको।